हेलो गाइस, वेलकम टू अरुणोदय क्लासेस। मैं आपका अरुणोदय क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज हम बात करने वाले अपने हिंदी प्रैक्टिस सेट की। हिंदी प्रैक्टिस सेट हमारा 14 आज हम करेंगे। इससे पहले आपके 13 सेट मैंने आपके करा दिए हैं, तो अगर क्लास वो आपने नहीं देखी तो वो सारी क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर हिंदी में आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर उनके आंसर तक पहुंचेंगे। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है। दुरावस्था में उपसर्ग बताइए, यानी कि जो ये शब्द लिखा है आपका, इसमें आपको उपसर्ग बताना है। देखो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग वो होते हैं यानी कि जो किसी मूल शब्दों के शुरू में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो ये जो दुरावस्था लिखा है, इसमें पूछा है इसमें कौन सा आपका उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखो मैंने आपको एक तरीका बताया था, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। अगर आपको नहीं आता निकालना, नहीं पता आपको इसका उपसर्ग, तो हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं। संधि विच्छेद करने पे हमारा उपसर्ग हमें मिल जाएगा। जैसे ये दुरावस्था लिखा है, तो मैं इसको अगर संधि विच्छेद करूंगी तो क्या बनेगा? दुर प्लस अवस्था। क्या बन जाएगा? दुर प्लस अवस्था। अवस्था यानी कि किसी की स्टेट के बारे में जान सकते हैं, है ना, कि उसकी स्थिति क्या है, अवस्था उसे कहा जाता है। और दुरावस्था, तो दुर जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका उपसर्ग। देख लीजिए, अगर दुर हमारे जिस ऑप्शन में लिखा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है फर्स्ट में दुस, दुर, दुर, और अब देखो बी में लिखा है दुर, दुर प्लस अवस्था, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराजय में उपसर्ग बताइए, यानी कि जो पराजय शब्द लिखा है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। ये जो क्लास है आपकी, इसमें बहुत सारे आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जो जितनी भी आपको प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ वो वर्तनी के हिसाब से स्टार्ट करी गई है। वर्णमाला से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन कराए गए थे, कारक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए गए। तो जो जो आपके मेन टॉपिक है सारे इसमें कराए जा रहे हैं। मेन नहीं, इवन जितने भी ग्रामर में आपके टॉपिक दे रखे हैं हिंदी ग्रामर में, वो सारे टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, नहीं पता हमें इसका उपसर्ग क्या है, तो हम इसका क्या कर लेंगे? संधि विच्छेद कर लेंगे। देखो संधि विच्छेद भी ऐसा करना जिसका दोनों का अर्थ निकले। तो इसका क्या बन जाएगा? परा प्लस जय। ठीक है, पराजय यानी कि हारना। पराजय क्या होता है? जो जय से भी परे हो, यानी जो जीत से भी परे हो, उसे पराजय कहते हैं। तो पराजय का मतलब होता है हारना। ठीक है, और इसका परा का मतलब अलग होता है, जय मतलब जीत, यानी कि जीत से जो अलग हो गया हो तो उसे पराजित कहते हैं। तो पराजय में उपसर्ग क्या हो जाएगा? परी, प्रा, परा या आ। तो देखो मैंने आपको निकाल कर दिखाया, परा इसका उपसर्ग हो जाएगा। तो परा जिसमें होगा ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो परा क्या है हमारा? लिखा है सी ऑप्शन में। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, संधि विच्छेद करना, आंसर तक पहुंचना, ढूंढना, टिक लगा देना। इसमें क्या होगा? हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। जो घुमक्कड़ शब्द आपका लिखा हुआ है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं आपके? जैसे उपसर्ग होते हैं उसका उल्टा कर दो, यानी कि किसी शब्द के अंत में जब कोई वर्ण जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसे कहा जाता है आपका प्रत्यय। ठीक है, तो देखो घुमक्कड़ में क्या करना है? कुछ नहीं करना, हमें इसका भी संधि विच्छेद कर लेना है। अगर मैं इसका निकालूं, घूम प्लस अकड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम प्लस अकड़, तो घुमक्कड़ कहा जाएगा। क्या हो जाएगा? घूम प्लस अकड़ घुमक्कड़ कहा जाएगा, इसका संधि विच्छेद। तो घूम शब्द क्या है? घूमना हो जाएगा। ठीक है, क्रिया लगी हुई है इसमें, और अकड़ क्या है? प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें जुड़ा हुआ है। ये आपका किस में चला जाएगा? आपका कृत प्रत्यय में चला जाएगा। ठीक है, कृत प्रत्यय में चला जाएगा। देखो जहां अकड़ लिखा होगा वहीं पर इसका राइट आंसर होगा। ओड़ा, अकड़, आक, बी में ही लिखा हुआ है। अकड़, घुमक्कड़, भुक्कड़, है ना, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना, ये सब इसी से ही रिलेटेड है। तो थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। अकड़ इसमें क्या लिखा हुआ है? आपका प्रत्यय निकला हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्या शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। जैसा कि हमने अभी किया था वही हमें करेक्ट करना पड़ेगा अपने इस आंसर में भी। क्या है? देखो दिव्या शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है, तो हमें नहीं पता कि प्रत्यय हमें कैसे निकालना, तो हम क्या कर लेंगे? इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। ठीक है, तो आज का आंसर हमें निकल जाएगा। तो इसका हो जाएगा डिव प्लस इया, डिव प्लस इया, तो डिविया हो जाएगा।
डिव यानी कि छोटी सी, और उसमें या, डिविया कहते हैं ना, डिब्बा बड़ा होता है, डिविया छोटी होती है, ये तो पढ़ा जाता है ना, डिब्बा तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें डिविया लगा हुआ है। तो डिव तो एक शब्द निकल गया है आपका, और ये क्या निकल गया आपका, प्रत्यय निकल गया या। देख लो जिसमें या होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट या ही लिखा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही या लिखा है, यानी कि फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। देखो सेम कंडीशन इसमें भी करनी है। क्या करना है, हमें नहीं पता प्रत्यय कैसे निकालेंगे, हम इसका संधि विच्छेद तो कर सकते हैं, लेकिन संधि विच्छेद के भी अर्थ होने चाहिए। जो भी आप संधि विच्छेद कर रहे हो उसका अर्थ होना चाहिए, तभी हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो मैं भिक्षुक का निकाल के दिखा देती हूँ आपको क्या निकलेगा। भिक्षुक का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। अगर किसी को आंसर पता है ना भिक्षुक का तो बताना, भिक्षुक किसे कहा जाता है, इसका अर्थ बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। भिक्षा प्लस उक को कहा जाता है भिक्षुक। और भिक्षा मतलब क्या होता है आपको पता है, दीक्षा मांगना, ये भीख मांगना भिक्षा होता है। और उक भिक्षुक कहलाएगा। अगर उक शब्द कहीं पे लिखा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उक लिखा होना चाहिए। भिक्षा में उक जोड़ देंगे तो भिक्षुक हो जाएगा। तो आ है, ऊ है, उक है, देखो ये लिखा सी में भिक्षुक, इसी में हमें प्रत्यय पूछा था और हमने इसका राइट आंसर बता दिया। ठीक है, भिक्षुक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की कौन सी लिपि होती है, देखो सभी को पता होगा क्योंकि हम सब लोग क्या है, भारतवासी हैं, और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भी कौन सी भाषा है, हिंदी है। मैं देखो बाकी स्टेट को नहीं बता रही, लेकिन हाँ यूपी में तो हिंदी बोली जाती है। यूपी में हिंदी भी नहीं बोली जाती, भोजपुरी भी बोली जाती है, बहुत जगह बोली जाती है। कहते हैं कि 50-50 किलोमीटर में अगर आप दायरे में जाते हो तो वहाँ क्या होती है, भाषा चेंज हो जाती है। तो उसी तरीके से क्या है, हिंदी भाषा भी वैसे बोली जाती है। तो ये पूछा है जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, ब्राह्मणी में, देवनागरी में, खरोष्ठी में, गुरुमुखी में। सभी को पता है देवनागरी में लिखी जाती है, गुरुमुखी आपकी पंजाबी, खरोष्ठी में नागरी आती है, ब्राह्मी में भी आपकी नागरी लिपि आती है। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद हैं। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, सभी उन्हें पढ़ रखा होगा, कुछ पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पता पढ़ लेते हैं हम किसके कितने भेद हैं। ऑप्शन में 6, 5, 7, 4। 4 तो विशेषण के होते हैं, 7 तो किसी के भी न दे रखे। 5, 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, निश्चित वाचक, निश्चित, अनिश्चित, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और कौन सा होता है, संबंध होता है, व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, 6 होते हैं कुल मिलाकर के। ये पुरुषवाचक भी होता है आपका। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। देखो पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं, जिसमें पुरुषों के बारे में बात की जाती है। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग, आपसे है ना, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, एक नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग आपका अधिकतर उसमें पूछा जाता है संस्कृत में। नपुंसकलिंग उसमें होते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती, बेजान चीजें जो होती हैं उसे नपुंसकलिंग में हम रख सकते हैं। पुल्लिंग में आपके सारे पुरुष आ जाते हैं, स्त्रीलिंग में आपकी सारी स्त्रियां आ जाती हैं। तो पुल्लिंग देख लेना है, इसमें लिखा है नदी, पानी, इलायची, प्याज। देखो हमें नहीं पता इसे कैसे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इनका सेंटेंस बना के, इनका वाक्य बना के दे सकते हैं। नदी क्या है, बहता है या बहती है, नदी बहती है। और बहती शब्द किसके लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि पूछा पुल्लिंग है। पानी है, पानी पीती है या पानी पिया जाता है, सभी लोग पानी को पीते ही हैं, वैसे तो पिया ही जाता है ना, पीती तो सभी के लिए नहीं लगा सकते, सिर्फ लड़कियों के लिए लगाएंगे। पानी पिया जाता है। इलायची, इलायची खाई जाती है, खाया जाता है, इलायची खाई जाती है, तो ये भी क्या आएगी हमारी स्त्रीलिंग में आ जाएगी, तो ये भी कट जाएगा। प्यास, प्यास लगता है या प्यास लगती है, कुछ लोग प्यास कुछ लोगों को प्यास लगता भी है लेकिन लगता नहीं होता, प्यास लगती है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग में चली जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकता, पुल्लिंग पूछा है। इसका राइट आंसर है आपका पानी, क्योंकि पानी पिया ही जाता है, पानी पिया जाता है, जाती नहीं है पानी। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है, यानी कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये कौन सा चिन्ह है, आपको ये बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। अल्प विराम है, अल्प विराम कैसे लगता है, ऐसे लगता है, सॉरी ऐसे लगता है। देखो विस्मय वियोधक में कैसा चिन्ह लगता है, ऐसे लगता है, बहुत बड़ा होता है ऐसे करके,
योजक चिन्ह कैसे लगता है, ऐसे लगता है। उद्धृत चिन्ह कैसे होता है, जो स्पेशल वर्ड लिखे जाते हैं ना आपके, उनमें लगता है। देख लो किस में लिखा हुआ है ऐसा चिन्ह, किस में है, योजक चिन्ह में है। सबके चिन्ह बता दिए मैंने आपको। अल्पविराम ऐसे लगता है, बीच में बोधक आपका ऐसे लगता है, योजक चिन्ह लगा हुआ है इसमें आकाश पाताल के बीच में, ठीक है। और दोनों में क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं हमेशा। आकाश का पाताल हो जाएगा, माता का पिता हो जाएगा, राम का सीता हो जाएगा, राधा का कृष्ण हो जाएगा, है ना। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है। ये नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है, ये पूछा गया है हमसे। ये नई साड़ी है, नई ऐसे भी लिखा जाता है कि नई ऐसे लिखा जाता है, नई ऐसे लिखा जाता है शायद, चलो ये भी सही है, ये भी सही है। साड़ी तो नई है, पुरानी तो नहीं है। खैर इसमें पूछा ये नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है। ये जो नई शब्द लिखा है ये क्या है। अच्छा नोटिस करो, जो ये वाक्य लिखा है, ये तो लिखा ही है, ये लिखा है साड़ी। ये साड़ी की क्या बता रही है, विशेषता नहीं बता रही कि साड़ी पुरानी है, नई है, कैसी भी है। तो ये साड़ी की विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। यहाँ पे नई की जगह पुरानी भी लिखा हो सकता था, अच्छी भी लिखा हो सकता था, बुरी भी लिखा हुआ हो सकता, लेकिन क्या है हो रहा है, जो साड़ी है उसकी विशेषता बताई जा रही है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सर्वनाम तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने नई शब्द के बारे में पूछा। यह होता, अगर वो यह शब्द पूछते तब सर्वनाम हो जाता। क्रिया के लिए कोई काम हो नहीं रहा, यहाँ पर कोई काम थोड़ी हो रहा है, क्रिया विशेषण है ही नहीं। जब क्रिया ही नहीं है तो क्रिया विशेषण कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है, मतलब एक पुस्तक जो होती है, किताब जो होती है, वो क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। देखो पुल्लिंग में मैंने आपको बताया कि क्या आ जाते हैं, सारे पुरुष आ जाते हैं, पुरुष जाति का बोध किया जाता है। स्त्री में स्त्री जाति का, महिला का बोध किया जाता है। नपुंसकलिंग में मैंने बताया था जिन चीज़ों में जान नहीं होती है। पुस्तक में कोई जान थोड़ी ना, पुस्तक थोड़ी ना बोलती है, हाँ बोलती है, जब हम पढ़ते हैं तो वो भी बोलती है, लेकिन इसके अंदर कोई जान नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नपुंसकलिंग। ये एक तरीके से संस्कृत का वर्ड है, क्योंकि हिंदी में जो आपके दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में आपके 3 होते हैं। और जैसे वचन होते हैं, हिंदी में आपके 2 ही होंगे, एक वचन और दो बहुवचन, सॉरी, लेकिन उसमें क्या होता है, संस्कृत में आपके 3 होते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। देखो आपका आरआरबी में आया है, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में एग्जाम में आया है, आया तो बहुत पुराना है, लेकिन ये तो मेरे जन्म से भी पहले आया है, लेकिन हाँ क्वेश्चन जितने भी कराए जा रहे हैं सारे आपके ये एग्जाम में आए हुए हैं। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, ये गया है। पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, तो इसके पहले कोई ऐसा शब्द लगाना है जिसका, ये देखो उपसर्ग भी लिख दिया, पूर्व भी लिख दिया, उपसर्ग भी। उपसर्ग तो क्या होता है, शुरू में ही लगता है किसी भी शब्द के, उसका अर्थ विपरीत हो जाए। विपरीत का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जो इसका अर्थ निकलेगा वो उल्टा निकलना चाहिए। उल्टा हो जाएगा। व्यवस्था में क्या लगाएं, अव्यवस्था, अव्यवस्था, अपव्यवस्था या परिव्यवस्था, क्या होना चाहिए, अव्यवस्था हो जाएगा। देखो सॉरी, इसमें आ जोड़ना है, अव्यवस्था। कहते ना कि हमने आपके लिए व्यवस्था कर रखी है, या हमने इस काम की व्यवस्था कर रखी है, और उसमें आ जुड़ जाएगा तो उसका उल्टा हो जाएगा, अव्यवस्था, यानी कि कोई भी काम नहीं कर रखा है। तो क्या हो जाएगा, 12 का राइट आंसर हमारा आ हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि जो ये आपको शब्द दिए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको देखकर बताना है किसमें उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग यानी कि किसी शब्द के आगे जुड़ा हुआ है। देख लेते हैं, उपकार, देखो यही बता रही हूँ, उप लगा हुआ है इसमें, उप प्लस कार हो जाएगा, कार तो पता है ना चलाने वाली। लाभदायक, लाभदायक का जब संधि विच्छेद करोगे, इसमें दायक का जो संधि विच्छेद निकलेगा ना, आयक निकलेगा, इसमें आपको प्रत्यय लगा हुआ है, आयक है। लाभ प्लस दायक करूंगी तो लाभ प्लस दायक में दायक का भी अगर संधि विच्छेद होगा तो उसमें आयक निकलेगा।
आयक होगा इसका प्रत्यय, ये प्रत्यय लगा हुआ है। पढ़ाई, इसको निकाल लो, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, तो ये क्या है आपका प्रत्यय है। अपनापन, इसका संधि विच्छेद कर लो, अपना प्लस पन, हाँ पन, ये जो शब्द है ना अपनापन है ना, हाँ ये शब्द तो प्रत्यय निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने पूछा है कि उपसर्ग बताना, तो उपसर्ग आपका ए में ही लिखा हुआ है, उप प्लस कार, और ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, ये उपसर्ग ही है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो अनुवाद आपको एक शब्द दे रखा है, इसमें बताना है कि इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। मैंने आपको अभी भी बताया था, अगर उपसर्ग प्रत्यय नहीं पता हो तो क्या कर लेना है, इसका संधि विच्छेद कर लेना है। कर लेते हैं इसका संधि विच्छेद, पता चल जाएगा। अनु प्लस वाद, अब वाद का अर्थ भी बता देती हूँ। देखो वाद का मतलब होता है वाद विवाद, यानी कि बातचीत करना। अनु का मतलब क्या होता है, एक होता है अनुकूल और प्रतिकूल, तो पढ़ा ही होगा। प्रतिकूल कहते हैं सही प्रभाव और अनुकूल कहते हैं गलत प्रभाव, तो वो वाला शब्द लिखा है। तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या आ है, अन है, क्या निकला है, इसमें निकला है हमारा अनु शब्द। देखो अनु किसमें, अब देखो डी आंसर में लिखा हुआ है अनु, तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्भा में प्रयुक्त उपसर्ग। निर्भा में कौन सा होगा, नी, निधन, निर या निरी, क्या होगा, नहीं पता क्या होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका संधि विच्छेद भी कर लेते हैं। इसका संधि विच्छेद टूटेगा आपका निर प्लस वाह में। कहते हैं ना हम अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है गाड़ी, निर्वाह यानी कि गुजारा, निर्वाह कहा जाता है। तो निर प्लस वाह को कहा जाएगा, इसका संधि विच्छेद टूटेगा, और इसका जो उपसर्ग निकला वो निकला आपका निर। देख लो कहाँ है, किस ऑप्शन में है, निर, निधन, निर, निर आएगा, निधन नहीं आएगा इसमें, कभी निभा कर दो इसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 16 है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी क्या होता है, बेइंसाफी यानी कि इंसाफ ना करना, है ना, इसका अर्थ तो यही निकलेगा। इसे पूछा उपसर्ग, तो बे है, इन है, बेई है या बेइन है, कुछ नहीं है, संधि विच्छेद कर लेते हैं, पता चल जाएगा क्या है। तो बे प्लस इंसाफ, इंसाफ टूटेगा इसमें। अब इसमें इंसाफी कर दो, इंसाफा कर दो, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, रहता तो ये बेइंसाफ है। शब्द जो कहा जाएगा वो बेइंसाफ कहा जाएगा, लेकिन बोलचाल में हम कह देते हैं कि उसने हमारे साथ में बेइंसाफी की है या बेइंसाफ किया है, इंसाफ नहीं हुआ है उसके साथ। तो क्या है, बे निकलेगा इसका उपसर्ग। क्या निकल रहा है इसका उपसर्ग, बे निकल रहा है। देख लो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसमें, इन, बे नहीं, ये लिखा है फर्स्ट में, लिखा है बेइंसाफी। बेईमान, ये शब्द भी तो इससे ही है, बे प्लस ईमान, जिसका कोई ईमान ना हो बेईमान कहा जाता है, वैसे ही आपका बेइंसाफ होता है। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए इतने हार्ड नहीं, ईजी हैं। ईजी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए कोई भी चीज़ ईजी हो जाती है, बिना पढ़े तो सब चीज़ें हार्ड ही होती है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। तो जब तक आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्लास के मतलब कि आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस से और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी हिंदी। देख लेते हैं निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। देखो कुछ लोगों को रहित का मीनिंग नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था पहले, जब मैं पढ़ती थी मुझे भी नहीं पता था, तो मैं सोचती थी उपसर्ग रहित का मतलब होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, जबकि रहित का मतलब होता है के बिना। क्या है इसमें पूछा है कि इसमें से एक शब्द दिया हुआ है चारों ऑप्शन में जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो हमसे पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर सहित होता ना तब उसे कह सकते थे कि उसमें उपसर्ग लगा हुआ वो बताना है। तो जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो शब्द हमें ढूंढकर बताना है। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन में, सुयोग, अच्छा सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। अब मान लो नहीं पता, संधि विच्छेद तो कर ही सकते हैं, दिक्कत थोड़ी ना है हमें। अगर मैं इसे तोड़ूंगी तो सु प्लस योग से टूटेगा ये, विदेश कैसे टूटेगा, बी प्लस देश से टूटेगा, कैसे टूटेगा, अत्यधिक है ना, तो अति प्लस अधिक हो जाएगा, अति प्लस अधिक। फिर चौथा क्या है, सुरेश, ये टूटेगा आपका सुर प्लस ईश,
तब सुरेश होगा। देख लो, इसका भी अर्थ है, योग होता है, देश भी होता है, अधिक भी होता है, ईश नहीं होता। ईश आपका प्रत्यय है, ध्यान देना, इसे देखकर मत सोच लेना मैंने इसमें सुर लिख दिया है तो आप समझ लो कि हाँ ये भी आपका उपसर्ग, उपसर्ग नहीं है ये आपका। सुर कोई उपसर्ग नहीं होता, अति होता है, बी हो जाएगा, सु हो जाएगा, लेकिन सुर आपका कोई भी उपसर्ग नहीं होता है। ईश आपका प्रत्यय दे रखा है, ये जो मैंने निकाला है ये प्रत्यय है, ध्यान दे लेना इन चीज़ों पर, वरना वहीं गलत हो जाएगा। ये प्रत्यय लगा हुआ है तो वही राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सुरेश जो है वर्ड इसमें प्रत्यय लगा हुआ, और पूछा क्या है हमसे, यही पूछा था कि जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो किस में नहीं है, सुरेश में ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो विज्ञान शब्द लिखा है आपका, इसमें उपसर्ग बताना है, क्या होगा। तोड़ लेते हैं इसे, फिर पता चल जाएगा। देखो नहीं पता ना हमें उपसर्ग और प्रत्यय कैसे निकाले जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, आपको संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो बी प्लस ज्ञान कर लेंगे, बी प्लस ज्ञान, विज्ञान, ठीक है। और वी शब्द क्या है आपका, उपसर्ग है। विज्ञान में उपसर्ग निकाल दिया, बी प्लस ज्ञान की। देखो ज्ञान का एक अर्थ होता है नॉलेज, है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विग हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, बी हो जाएगा, यान हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देखो मैंने यही तो तोड़ा है इसमें, तो वी जो है आपका उपसर्ग है विज्ञान का, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। देखो ये बीएड के एग्जाम में पूछा है आपसे, जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है ना आपका, उसमें पूछा गया है कि चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। हमें इसमें उपसर्ग ढूंढना है, फिर से हमसे अगेन उपसर्ग ही चल रहे हैं अभी तक। फिर क्या करना है, नहीं आता इसका संधि विच्छेद कर लेना है। तो क्या निकलेगा, चिर प्लस आयु, चिर प्लस आयु निकल जाएगा, तो चिरायु हो जाएगा। आयु का मतलब क्या होता है, एज होती है, उम्र होती है। चिर का मतलब क्या होगा ये बताओ जरा। देखो एक होता है चीर, इसे बोला जाता है कपड़ा, ये होता है आपका कपड़ा, चीर का मतलब होता है कपड़ा। लेकिन इसमें पूछा चिर क्या है आपसे, तो देखो चिर होता है आपका चिरंजीवी, चिरंजीवी यानी कि लंबी आयु वाला, चिरंजीवी भवा, है ना, कहते हैं ना दीर्घायु भवा, तो वो चिर कहा जाता है उसे, लंबी आयु वाला, इसका अर्थ होता है। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या निकला हमारा भाई, चिर निकल गया है। आयु तो एज ही होती है, यानी कि लंबी आयु चिरायु कहा जा सकता है, इसका अर्थ। तो चिर हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ लिखा, चिर, देखो बी में लिखा हुआ है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ये भी आपका बीएड के एग्जाम में पूछा गया है, पूछा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अब देखो उन्होंने साफ साफ बोल दिया नहीं है, लिखा हुआ है निगेटिव है, जो नहीं है वही बताना है। अपवाद है, पराजय है, प्रभाव है, ओढ़ना है। देखो अपवाद में अप निकल रहा है, पराजय में परा निकल रहा है, पीछे भी मैं इसके संधि विच्छेद कर चुकी हूँ। प्रभाव में आपका प्रा निकल रहा है, प्रा प्लस भाव, परा प्लस जय, अप प्लस बाद, फिर आता है ओढ़ना। इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे पता कैसे तोड़ेंगे, इसे निकलेगा ऐसे, ओढ़ प्लस ना, नहीं ओढ़ना में ये नहीं निकलेगा, सॉरी, ओना निकलेगा इसका, तो ओढ़ना, ओना निकलेगा, या अड़ प्लस ओना होगा, हाँ सॉरी, अड़ प्लस ओना होगा। अड़ प्लस ओना को अड़ोना कहा जाएगा, अड़ प्लस ओना, कहते हैं ना ओढ़ना, किसी चीज से ढकना, तो अड़ प्लस ओना आपका कहलाया जाएगा ओढ़ना। और जो ये ओना शब्द है ना, ये आपका प्रत्यय है, क्या है, ये आपका प्रत्यय है। बाकी में मैंने उपसर्ग आपको बता दिया है, अप है, परा है, प्रा है, लेकिन डिड में, सॉरी डी ऑप्शन में हमारा ओना निकल रहा है और ये हमारा प्रत्यय है। और यही हमसे पूछा था कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किस में नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है, ओढ़ना में। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यानी कि जो संस्कार शब्द लिखा है इसमें आपको बताना है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। नहीं पता है तो क्या कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको इसका तोड़कर बताया था, सम प्लस कार, व्यंजन संधि में तोड़ा जाता है इसको। सम प्लस कार को संस्कार कहा जाता है। जो हमारी अंकी बिंदी होती है, ये वाली बिंदी, ये माँ में टूट जाती है, किस में चली जाती है, माँ में टूट के ये बिंदी में चली जाती है, तो सम प्लस कार हो जाएगा। देख लेते हैं किस में लिखा हुआ है, हाँ धन भी लगेगा, सॉरी इसमें। तो 21 में सम, देखो फर्स्ट में ही लिखा हुआ है, सम प्लस कार को संस्कार
कहा जाता है, और सम शब्द क्या है हमारा, उपसर्ग निकल जाएगा। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरोहित में उपसर्ग है, यानी कि जो पुरोहित शब्द लिखा है इसमें उपसर्ग देखना है, कुछ नहीं करना, हमें संधि विच्छेद करना है। तो क्या निकालना जा सकता है इसमें, देखो इसमें जो निकलेगा ना आपका पुर प्लस हित निकलेगा, पुर प्लस हित। देखो ये जो वाली ओ की मात्रा होती है ना, आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी, ओ की मात्रा आपकी विसर्ग में चेंज हो जाती है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है एक तरीके से आपका, विसर्ग, हाँ विसर्ग है, विसर्ग संधि होती है आपकी, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये आपका, सही कहा। पुर प्लस हित हो गया तो प्रोहित होता है इसका अर्थ, ठीक है, प्रोहित या कह सकते हैं पुरोहित जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी उपलब्धि होती है, उन्होंने पुरोहित कहा जाता है। तो इसमें हमसे पूछा उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या निकला इसका, पुर प्लस धन निकला, पुर धन निकलेगा। और देख लो किसमें लिखा हुआ है पुर धन, देखो गलती से इसमें 2 ऑप्शन कर दिए हैं, इसे नेगलेक्ट कर देना, आप बी को राइट आंसर कर देना, दोनों सेम ही लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, ये भी आपका उत्तर पुलिस में आया हुआ है, ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन संख्या 7 में पूछा गया था। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी जो अवनत शब्द दे रखा है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है, संधि विच्छेद तोड़ लो उसका। अब प्लस नत, नत मतलब ना को ही कहा जाता है, ठीक है, अवनत, अबहट, अवनत भी कहा जाता है, उन्नत भी कहा जाता है, हाँ उन्नत भी कहा जाता है, ऐसे ऐसे शब्द बन सकते हैं। तो इन्होंने पूछा प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अब जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, किस में लिखा हुआ, नत आ अब, सी में लिखा हुआ है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपसर्ग का प्रयोग होता है, किसमें होता है बताना है, शब्द के आदि आरंभ में, आदि का मतलब होता है आरंभ, शुरू में होता है, शब्द के मध्य यानी कि बीच में होता है, शब्द के अंत में होता है, इनमें से कोई नहीं। देखो शब्द के अंत में तो प्रत्यय आता है जब प्रयुक्त होता है, तो बीच में किसी का प्रयोग ही नहीं होता, आरंभ में ही होता है। मैंने कई बार आपको इसकी परिभाषा बताई होगी उपसर्ग की। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये भी आपका बीएड में पूछा गया है। प्रख्यात में प्रयुक्त शब्द है, यानी जो शब्द प्रख्यात दे रखा है उसमें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना है, इसका भी संधि विच्छेद कर लेना है, प्रा प्लस ख्यात, कहते हैं ना जो बहुत ज़्यादा फेमस होता है उसे प्रख्यात कहते हैं, भारत देश दुनिया में प्रख्यात है कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है, फेमस होना, प्रख्यात। इसमें पूछा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, प्रा निकल गया, प्रा प्लस ख्यात। देख लो प्रा किस में लिखा है, ए में ही लिखा है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, 25 तक है हमारे जितने सारे क्वेश्चन थे आज की टेस्ट सीरीज में। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी क्लास हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर हिंदी में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।